हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि आरएएस। जो भी विद्यार्थी इस बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उन सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म दृष्टि आरएएस पर। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की चर्चा हम आज की इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली सुबह जो आपकी क्लास लगती है वो लगेगी पर्यावरण अध्ययन की, और डेली शाम को सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। तो आज से ही अगर सीटेट क्लियर करना है ना, तो आज से ही चैनल के साथ जुड़ जाना है। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि परिवार जो है वो एक इकाई होता है, ठीक है, जिसके अंदर माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। ये कथन जो है वो कहाँ तक सत्य है या फिर ये कथन जो है वो कहाँ तक असत्य है, इसको लेकर के अपन को बात करनी है। देखो, माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं वो परिवार होगा एकल परिवार, ठीक है। ऐसा परिवार जिसके अंदर माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, ये एक एकल परिवार का उदाहरण है यहाँ पे। तो देखो, ऑप्शन ए कह रहा है कि सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो जैविक होते हैं। क्या ऐसा है? ठीक है। ऑप्शन बी देखिए कि सत्य नहीं है, क्योंकि परिवार जो है वो कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार के अंदर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सत्य नहीं है, क्योंकि परिवार जो है वो कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार के अंदर वर्गीकरण जो है वो नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम तीसरे ऑप्शन को देखते हैं तो सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार जो है वो इस प्रकार के होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी कह रहा है कि सत्य नहीं है, क्योंकि परिवार जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एकल परिवार, ठीक है, जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, उसको हम बोलते हैं एकल परिवार। जहां पर दादा दादी साथ में रहते हैं तो उसको हम जो है वो संयुक्त परिवार की संख्या देते हैं। यानी कि ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि परिवार जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं और परिवार को केवल एक ही प्रकार के अंदर जो है वो वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सत्य नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। बढ़े आगे। देखो, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि नशीली दवाओं की लत को, ठीक है, नियंत्रित करने हेतु यानी कि रोकने के लिए आमतौर के ऊपर प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है उसका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नशीली दवाएं जो भी है उनकी लत को रोकने के लिए, ठीक है, एक प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उस औषधि का नाम क्या है? ऑप्शन ए फोलिक अम्ल, कोकीन, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर पैथिडीन। साथियों, नशीली दवाओं की किसी को अगर लत लग जाती है, ठीक है, तो उसको, ठीक है, उसको छोड़ने के लिए आमतौर पर जो औषधि प्रयोग में ली जाती है उसका नाम है पैथिडीन यहाँ पे, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जिनका भी है उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल के। साथियों, पैथिडीन नाम की जो औषधि है उसका प्रयोग हम जो है वो नशीली दवाओं की जो लत लग जाती है उसको छोड़ने के लिए या फिर उसको नियंत्रित करने के लिए हम पैथिडीन नाम की एक औषधि है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, पैथिडीन। देखिए, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख के बारे में, ठीक है, कथन ए और कथन बी को पढ़िए और सही उत्तर को चयन कीजिए। यानी कि सही उत्तर जो है वो आपको लद्दाख के बारे में बताना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो है ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और अगर आपको लद्दाख की राजधानी पूछे तो लद्दाख की राजधानी जो है वो है लेह, ठीक है। साथियों, लद्दाख जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और लद्दाख की राजधानी जो है वो है लेह, ठीक है। अब देखो, अभी कथन ये कह रहा है कि लद्दाख के सभी लोग आजीविका के लिए मुख्य रूप से पशुपालन के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। साथियों, अभी कथन ये कह रहा है कि लद्दाख के सभी लोग जो हैं वो आजीविका यानी कि अपना जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए मुख्य रूप से किस पर? पशुपालन के ऊपर निर्भर है। तो भाई देखो, ऑप्शन आपका जो अभी कथन है वो ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि लद्दाख के जो जितने भी लोग हैं वो मुख्य रूप से, ठीक है, अपना जीवन को चलाने के लिए, ठीक है, अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए किस पे ऊपर? पशुपालन के ऊपर जो है वो निर्भर है। बिल्कुल ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। अभी कथन
अगर हम बी की चर्चा करें तो यहाँ पे है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है, फिर भी जमीन जो है वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। साथियों, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अंदर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जमीन जो है ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कृषि के लिए उपयोगी इसलिए नहीं है क्योंकि लद्दाख क्षेत्र के अंदर पर्याप्त वर्षा जो है वो नहीं होती है, यानी कि वर्षा का अभाव पाया जाता है, वर्षा जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका कथन ए जो है वो बिल्कुल सत्य है और कथन बी जो है वो आपका असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। कथन ए तो सत्य है लेकिन कथन जो है वो बी आपका असत्य है, क्योंकि लद्दाख के अंदर वर्षा पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं होती है, इसलिए वहां की जमीन जो है ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि एस्किमो अपने घर, ठीक है, इग्लू, यहाँ पे इग्लू नहीं है, इग्लू है, ठीक है, इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। ठीक से, ठीक है, इसका क्या कारण है? बहुत ही अच्छा सुने। एस्किमो जो होते हैं, ठीक है, एस्किमो जो है ये मुख्य रूप से ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एस्किमो क्या है? एस्किमो साथियों एक प्रकार की जनजाति है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो आपका साइबेरिया, टुंड्रा जो ध्रुवीय प्रदेश है इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, एस्किमो के घर जो है इसको हम इग्लू कहते हैं भाई। ठीक है, एस्किमो के जो घर होते हैं उसको इग्लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं बर्फ के। साथियों, एस्किमो के जो घर होते हैं, इग्लू जिसको बोलते हैं, ये बर्फ के बने होते हैं। तो इसका कारण क्या क्या है कि ये क्यों जो है वो बर्फ से अपने घर को बनाते हैं? ठीक है, देखो ऑप्शन ए है कि बर्फ जो है वो ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देता इसलिए बनाते हैं, या फिर ऑप्शन बी कराएं कि बर्फ की दीवारों के बीच, ठीक है, मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है इसलिए बनाते हैं, या फिर ऑप्शन सी कराएं कि बर्फ मुफ्त में मिलती है, ठीक है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी इसलिए बनाते हैं, या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। साथियों, एस्किमो की बात करें तो एस्किमो के जो घर होते हैं इसको हम इग्लू बोलते हैं और ये जो है वो मुख्य रूप से बर्फ से बने होते हैं। इसका एक ही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर, साथियों ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जो है वो वनस्पति का अभाव पाया जाता है, इसलिए वहां पर केवल और केवल बर्फ ही उपलब्ध है। ठीक है, एस्किमो जो घर बनाते हैं वो बनाते हैं बर्फ के, तो वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर वनस्पति का अभाव है और सिर्फ बर्फ ही वहां पर उपलब्ध है, इसलिए एस्किमो जो है वो अपने घर बर्फ से बनाते हैं। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन डी है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है? ठीक है, देखो बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। साथियों, यहाँ पे अगर बात करें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की तो ये जो है वो अवसादी सेल के उदाहरण है। ठीक है, अवसादी सेल के उदाहरण है। ठीक है, अपना बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ठीक है, इनकी बात करें तो ये अवसादी सेल के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ग्रेनाइट की बात कहूं तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय सेल का उदाहरण है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय सेल का उदाहरण है और बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जो है ये अवसादी सेल के उदाहरण है। ठीक है, इनमें से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है भाई, इनमें से आपको बलुआ पत्थर पूछे या फिर चूना पत्थर पूछे तो करना है ये दोनों जो है वो अवसादी सेल है। अगर आपसे ग्रेनाइट पूछे तो करना है आग्नेय सेल है, लेकिन यहाँ पे कायांतरित सेल की बात करें तो इसके लिए होगा संगमरमर। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। संगमरमर की बात करें तो ये एक कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर औषधि सेल है और ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय सेल का उदाहरण है। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए, ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तरुण भारत संघ के जो राजेंद्र सिंह है उनको किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, जल संरक्षण के लिए, सामुदायिक वानिकी के लिए, वनों के संरक्षण के लिए या फिर सौर ऊर्जा के लिए। साथियों, तरुण भारत संघ के जो राजेंद्र सिंह है इनको जो है वो वनों के संरक्षण के लिए, ठीक है, इनको जो है वो वनों के संरक्षण के लिए जो है वो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मान किया गया। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, वनों के संरक्षण के लिए। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई।
साथियों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से देखो, निम्न में से कौन सा क्रम जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिकी शब्द, देखो पारिस्थितिकी शब्द जो है ये सबसे पहले टेंसले मोदी के द्वारा दिया गया, ठीक है। इनके द्वारा तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में कौन सा यहाँ पे सही है। सबसे पहले देखो उत्पादक, उत्पादक का मतलब होता है कि जो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे और शैवाल, ये जो है वो उत्पादक हैं। उत्पादक इसलिए क्योंकि ये जो हैं वो अपना भोजन जो है वो स्वयं निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जो हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए इनको जो है वो उत्पादक की श्रेणी के अंदर रखा जाता है, पौधे और शैवालों को। यहाँ पे उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता जो है ये इनके द्वारा निर्मित जो भोजन है उसको खाते हैं, ठीक है। और अपघटक की बात करें तो ये मृत वस्तुओं को खाते हैं, ठीक है। जो भी मृत चीजें होती है इनको खाते हैं कौन, अपघटक। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद में उपभोक्ता, उसके बाद में अपघटक। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या फिर हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हरित गृह प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। साथियों यहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, हरित गृह प्रभाव की बात करें तो इसके लिए मुख्य रूप से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ पे उत्तरदायी है, यानी कि CO2 जो है वो मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। देखो CO2 की बात करें तो CO2 जो है वो मुख्य रूप से वायुमंडल के अंदर 0.03% जो है वो अपनी CO2 पाई जाती है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग यानी हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, मुख्य रूप से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन जो है ये किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन जो है ये किस राज्य का है। देखो चिपको आंदोलन जो है ये वनों से संबंधित है, ठीक है, वन संरक्षण से संबंधित है। और ये जो है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड से संबंधित है, और उत्तराखंड का जिला पूछें तो हो जाएगा सिंगरौली जिला, ठीक है। और साथियों अगर आप यहाँ पे बात करें सुंदरलाल बहुगुणा की, तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है ये चिपको आंदोलन से है, ठीक है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड का है, ठीक है, वनों के संरक्षण के लिए। और ये सिंगरौली जिला और सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो इनका संबंध जो है वो अपने चिपको आंदोलन से है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला क्वेश्चन है कि पर्वतारोही जो है वो नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग जो है वो क्यों करते हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पर्वतारोही जो पर्वतों के ऊपर भ्रमण करते हैं वो नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग जो है वो क्यों करते हैं, ठीक है। बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए, बर्फ पर फिसलने के लिए, या फिर बर्फ पर गड्ढा करने के लिए, या फिर रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए। साथियों पर्वतारोही जो होती हैं वो नुकीले कीलों वाले जूतों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि बर्फ पर वो फिसल नहीं जाए, इसलिए, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए जो है वो पर्वतारोही जो है वो नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग करते हैं बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए। तो जिनका भी ऑप्शन ए है उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की है भाई, ठीक है। देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए अधिगम यानी कि सीखने का मुख्य सिद्धांत जो है वो कौन सा है। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या फिर ये सभी। साथियों पर्यावरण अध्ययन की बात करें यहाँ पे ईवीएस की बात करें तो उसके लर्निंग के लिए ये सभी सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से उपयोगी है। एक तो आवश्यकता का सिद्धांत है, एक तो उपयोगिता का सिद्धांत है, और एक जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला क्वेश्चन है कि देखो विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन करता है, ठीक है, जिनमें से
विषय व्यक्त होते हैं। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा जो है ये किसके द्वारा दी गई है या फिर इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो साथियों विज्ञान प्राकृतिक विषय का एक व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के मध्य, ठीक है, संबंधों का तार्किक अध्ययन करता है। इसमें से ये जो परिभाषा है ये है डब्ल्यू.सी. डैम्पियर की। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, डब्ल्यू.सी. डैम्पियर की ये परिभाषा है, ठीक है। अच्छे से रट लेना, आपसे सीटेट के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई साथियों, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखो, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, ठीक है। ऑप्शन बी है पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। ऑप्शन सी है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना, या फिर ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ईवीएस की एजुकेशन को लेकर बात करें तो ईवीएस यानी कि पर्यावरण की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह पर्यावरण की सुरक्षा और यहाँ पे संरक्षण। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा और उनका संरक्षण करना ये पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के ऊपर, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अंदर इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो नहीं होनी चाहिए। पहला देखो, पहली विशेषता है कि ये शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करें, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, ये भी सही है। ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, या फिर ये प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत करती है। साथियों यहाँ पे हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो उसके लिए ये अमूर्त धारणाएं और व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये विशेषता तो है वो एक ईवीएस की पाठ्यक्रम के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी? ये परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणा। यहाँ पे अमूर्त अवधारणाओं की बात करें तो इनका समझ जो है वो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसी विशेषता जो है वो ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर के लिए नहीं होनी चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हो, ठीक है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर एक जो पर्यावरण अध्ययन की एक किताब है उसके अंदर जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, या फिर तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, या फिर रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। परिभाषा जो है ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों को समझ में नहीं आती है। और यहाँ पे तकनीकी की बात करें तो तकनीकी भी नहीं होनी चाहिए। और साथियों बच्चों की, ठीक है, बच्चों के दिन प्रतिदिन की जो भाषा है उससे संबंधित होनी चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है, मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बी ऑप्शन है ये आसानी से उपलब्ध होने वाला एक संसाधन है। ऑप्शन सी है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन डी है कि सभी अवसर प्राप्त होते हैं प्राथमिक स्तर के ऊपर, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय जो है वो सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सभी प्रकार के अवसर जो हैं वो उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी अवसर जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।